नेग्लिजिबल मास। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली मेरे पास 10 करोड़ रुपए मैंने गिन के रख रखे हैं। हो सकता है 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो, ज्यादा हो या कम हो, लेकिन वो जो 10-20 रुपए का अमाउंट है वो 10 करोड़ रुपए के सामने बहुत छोटा है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ऐसे ही प्रोटॉन्स का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एटम का जो ओवरऑल मास आता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से आता है। और कहाँ रहते हैं वो दोनों? ओके, चैप्टर का नाम क्या है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। करंट का क्या मतलब होता है? सिर्फ करंट की बात करें, करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट का मतलब होता है किसी चीज का फ्लो, ठीक है। ऑफ चार्ज, ऑफ क्या, वो अभी बाद की बात है। करंट का मतलब होता है कोई चीज क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, वही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक बीकर है और इसके अंदर एक मेम्ब्रेन है, राइट। एक साइड बी है, एक साइड ए है, वाटर फिल्ड है। Is there any difference in the concentration of water? किस साइड ज्यादा है? तो that means high concentration. किस साइड कम है? That means तो बताना कहाँ से कहाँ मूव करेगा? B to A, A to A? B to A जाएगा, ठीक है। That means high to लो जाएगा। ये तो हमें नेचर से पता ही है कि कोई भी चीज जो ट्रेवल करती है वो हाई से लो की तरफ ट्रेवल करती है। तो हाई से लो की तरफ कब तक जाएगा? जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए, जब तक कि दोनों साइड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ना हो जाए, तब तक उसमें फ्लो होता रहेगा। यस और नो क्लास? जब तक कि आपको एक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए, तब तक उसमें से वाटर फ्लो करता रहेगा। सो वाटर क्यों फ्लो किया? क्योंकि एक साइड कंसंट्रेशन ज्यादा थी, एक साइड कंसंट्रेशन कम थी। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, ठीक है। आपने ये वर्ड सुना? कितने लोगों ने सुना है ये वर्ड? विंड। क्या मतलब होता है? मूविंग एयर। मूविंग। विंड का मतलब है मूविंग एयर। एयर और विंड में मेन डिफरेंस यही है कि एयर सिंपल मिक्सचर ऑफ गैसेस है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विंड। कुछ प्लेसेस में एयर की हाई कंसंट्रेशन होती है, वहीं कुछ प्लेसेस में कम कंसंट्रेशन होती है। तो एयर कहाँ से कहाँ हाई टू कब तक चलती रहेगी? जब तक कि इक्वल अमाउंट ऑफ एयर ना हो जाए दोनों साइड। ये चीज क्लियर हो रही है? टेक दिस राइट। सो एयर जो मूव करती है वो भी इसी वजह से मूव करती है क्योंकि एक जगह हाई कंसंट्रेशन है, एक जगह लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। कब तक मूव करती जाएगी? जब तक इक्वल कंसंट्रेशन नहीं हो जाएगी। सो विंड इज बेसिकली मूविंग एयर। व्हाई एयर इज मूविंग? बिकॉज एट सम प्लेस देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ एयर एंड ऑन द अदर साइड लो कंसंट्रेशन ऑफ एयर। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पर वाटर मूव किया हाई टू लो, ऐसे ही यहाँ पर एयर मूव किए हाई टू लो। तो कोई भी चीज जो फ्लो कर रही है, मूव कर रही है, वो क्या कहलाएगी? वाटर मूव कर रहा है तो वाटर करंट। क्या बोलते हैं उसको? रिवर में जब वाटर फ्लो करता है ना, तो डेट इज वाटर करंट। उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व की हैं, तो उसमें वाटर करंट वर्ड यूज हुआ है। तो वाटर करंट का मतलब ही क्या होता है? फ्लो। कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। जो एयर है वो भी हाई से लो, एयर मूव कर रही है इसलिए
यहाँ तक कोई दिक्कत? ये चीज़ क्लियर हो गई? ये बिल्कुल मैंने आपसे अभी बेसिक्स की बात की है, इसमें कुछ भी नोट करने वाला नहीं है, ये सब हमें ऑलरेडी पता है। मान लो मेरे पास एक सर्किट है, सर्किट किसकी हेल्प से बनता है? वायर्स की हेल्प। किसकी हेल्प से? वायर्स शुड बी कंटिन्यूअस। वायर्स कैसे होनी चाहिए? कहीं से भी ब्रेक आ जाएगा तो करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। आपको पता है आपके वायर्स के थ्रू ही तो ट्यूबलाइट में, बल्ब में करंट जाता है। अगर कहीं से तार ब्रेक हो जाए किसी भी वजह से तो वो करंट फ्लो होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एयर से पास नहीं होते, एयर के थ्रू पास नहीं होते, दे नीड अ मीडियम, उनको एक वायर चाहिए फ्लो करने के लिए, राइट। सो वो सारी चीजें दोबारा से यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि क्या है डिटेल में। ये मैंने वायर्स बनाई है। क्या बनाई है? वायर्स। किस शेप में बनाई है? वायर कहाँ से? रेक्टेंगल लग रही है, ठीक है। रेक्टेंगल शेप में मैंने वायर्स का एक फ्रेम बनाया है और यहाँ पर मैं एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ। बैटरी का जो मेरे पास सिंबल होता है वो यही होता है कि एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन। ऐसे अगर मैं 2-3 बार बना देता हूँ तो इट इज द सिंबल ऑफ बैटरी। किसका सिंबल बन जाता है? यहाँ तक कोई डाउट? ये बड़ी लाइन किस टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और ये छोटी? अगर कोई चीज नेगेटिव है तो वो क्यों नेगेटिव है? इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज वी हैव अ रोड, ग्लास रोड। सिंपल सी एक गिलास की मेरे पास रोड है, पतली सी, ठीक है। इस तरह से रोड देखिए, आपने केमिस्ट्री लैब में यूज भी करते हैं ग्लास रोड में, है ना। सिल्क का क्लॉथ है, एक कपड़ा लिया है जो कि किसका है? सिल्क का। उससे मैंने ग्लास रोड को रब किया, ठीक है। अब क्या होगा? ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे सिल्क क्लॉथ के ऊपर। किसके ऊपर? अभी तक तो ये न्यूट्रल था, ये ग्लास रोड भी न्यूट्रल थी, ये भी न्यूट्रल था। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही, जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था उतना ही, इसलिए न्यूट्रल था। ऐसे सिल्क क्लॉथ के ऊपर भी जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही, इसलिए वो क्या था? बट व्हेन यू रब्ड इट अगेंस्ट दैट ग्लास रोड, क्या हुआ? जो ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो जंप कर गए, किसके ऊपर आ गए? अब ग्लास रोड के पास इलेक्ट्रॉन्स कम, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो गया। वहां पर एक वर्ड आता है डेफिसिट, डेफिशिएंसी होना किसी चीज की। क्या मतलब होता है इसका? कमी। सो ग्लास रोड के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, तो कैसा हो जाएगा ग्लास रोड? ग्लास रोड के ऊपर कैसा चार्ज आया? ये चीज क्लियर हो गई। वो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रोड से जंप करके कहाँ गए? सिल्क क्लॉथ के ऊपर गए, है ना। तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उनके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव। ये चीज क्लियर है, ठीक है। उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए थे। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल पर यहाँ पर क्या मतलब होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना बच्चों? ये चीज समझ आ रही है? ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, दैट मींस लो कंसंट्रेशन ऑफ। सो यहाँ पर बैटरी एक ऐसा डिवाइस काम कर रही है जिसने मुझे दो टर्मिनल्स दिए हैं, 2 पॉइंट्स दिए हैं। एक पॉइंट पर मेरे पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरे पॉइंट पर लो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हाई और लो कंसंट्रेशन आती है, क्या होता है? वहाँ पर फ्लो होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर किसका फ्लो होना शुरू हुआ? इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम negative to positive, that means high concentration to low concentration। तो जरा देखो क्या मैं डायरेक्शन सही बना रहा हूँ यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे ही कुछ होगी, कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? हाई कंसंट्रेशन टू लो। ये एक पॉइंट हो गया,
और ये एक पॉइंट हो गया है ना। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे देखने को मिल रहा है, और अगर मैं रास्ते में इसमें बल्ब लगा दूं, अभी देख लो इसको, मान लो बल्ब ही है, लग भी रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये बल्ब है, ये ग्लो करने लगता है, ठीक है। अगर ये बल्ब ठीक से काम कर रहा है, वर्किंग प्रॉपरली, तो ये ग्लो करने लगेगा। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ वहां पर? इलेक्ट्रिक। क्या प्रोड्यूस हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है चार्ज। हमेशा याद रखना, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज कभी भी फ्लो नहीं करता। पॉजिटिव चार्ज इज वेरी हैवी, एंड व्हेन आई एम से पॉजिटिव चार्ज, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? व्हेन आई से नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइटर, वो बहुत लाइटर होते हैं, उनका मास बहुत कम होता है। प्रोटॉन्स का मास बहुत हैवी होता है। और प्रोटॉन्स कहाँ रिसाइड करते हैं एटम के अंदर? न्यूक्लियस में। फिक्स है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर फिक्स है, ना तो वो लूज होते हैं, ना वो गेन होते हैं, ना वो शेयर होते हैं। कौन लूज, गेन और शेयर होते हैं? और मास जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कंसीडर किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के मुकाबले बहुत ज्यादा कम होता है। पता है आपको ये बात? 9th में पढ़ी थी। कितने लोगों को पहले से पता है ये बात कि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत बहुत ज्यादा किसके कंपैरिजन? प्रोटॉन्स के कंपैरिजन। और जो न्यूट्रॉन्स का मास है वो लगभग सेम होता है प्रोटॉन्स के मास की। इतना ज्यादा कम है इलेक्ट्रॉन्स का मास कि हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल मास। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली मेरे पास 10 करोड़ रुपए मैंने गिन के रख रखे हैं। हो सकता है 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो, ज्यादा हो या कम हो, लेकिन वो जो 10-20 रुपए का अमाउंट है वो 10 करोड़ रुपए के सामने बहुत छोटा है, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ऐसे ही प्रोटॉन्स का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एटम का जो ओवरऑल मास आता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से आता है। और कहाँ रहते हैं वो दोनों? इसका मतलब क्या ये कहना ठीक होगा कि एटम का सारा मास न्यूक्लियस में रिसाइड करता है? हो सकता है ना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं दोबारा से, राइट? ठीक है। यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिला क्योंकि एक पॉइंट पर हाई कंसंट्रेशन हो गया था, एक पॉइंट पर लो कंसंट्रेशन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिला और उसकी वजह से बल्ब फ्लो कर गया। टेक्निक यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। कौन सा चार्ज फ्लो करता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? ये कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक ये इक्वल ना हो जाए, जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0, तो कितना करंट फ्लो करेगा? 0। कुछ भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि इक्वल कंसंट्रेशन है। सो इक्वल कंसंट्रेशन पर करंट फ्लो नहीं करता। करंट विल ओनली फ्लो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन एट दीज 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट पर हाई कंसंट्रेशन होनी चाहिए और दूसरे पर लो। ये चीज क्लियर हो रही? यहाँ तक कोई डाउट है? तो वो हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखने का काम किसका होता है? बैटरी का होता है, सेल का होता है, जनरेटर का होता है, ठीक है ना। सेल जो होता है आपका, जिसमें आप टीवी का रिमोट जो होता है, टीवी के रिमोट में तो सेल डलता है, ठीक है। कुछ टाइम बाद जब आप उस रिमोट को यूज करते रहते हो तो वो टीवी का रिमोट सही से काम करना बंद कर देता है, वीक टाइप हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। फिर हम उसको हाथ में करके ऐसे ऐसे मारते हैं और वो चल भी जाता है ना, चल जाता है वो। फिर वो चल जाता है, फिर हम कुछ दिन और निकाल देते हैं। इंडिया में तो ऐसे होता है। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। फिर ऐसे करने से भी नहीं चलता।
फिर हम उसका सेल लाकर बदल देते हैं। तो एक्चुअली में सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी, जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही थी जिसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन मेंटेन हुई थी, वो केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल्स उसके अंदर खत्म हो गए हैं और खत्म होने की वजह से अब उसने कंसंट्रेशन में डिफरेंस बनाना खत्म कर दिया है और अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तब तक ही फ्लो करेंगे जब तक हाई कंसंट्रेशन और तो वो जो एक फोर्स की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, वो किसने प्रोवाइड की, और उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दैट फोर्स इज नोन एज, ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, लिखवा दो, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक सेल, एक बैटरी या एक जनरेटर काम कैसे करता है, वो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करता है, एक कंसंट्रेशन के डिफरेंस को बना के रखता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं हाई टू लो, और जब तक वो फ्लो करते रहेंगे तब तक ये बल्ब ग्लो करता रहेगा। ये चीज समझ आ रही। पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के लिए टू कंडीशंस कौन सी रिक्वायर्ड है, व्हाट आर द टू कंडीशंस रिक्वायर्ड या नेसेसरी फॉर द फ्लो ऑफ करंट। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द सर्किट शुड बी अनब्रोकन। वो कैसा होना चाहिए, वो कहीं से भी हल्का सा भी ब्रेक हो रहा होगा ना तो करंट फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, ऐसा है या नहीं है, ठीक है ना। अगर आपके बीच में से तार कहीं से भी कट जाए तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा। तो पहली कंडीशन है कि सर्किट पूरा कंप्लीट होना चाहिए। आप अगर चाहते हो कि वो सर्किट आपके अकॉर्डिंग काम करे, जब चाहे उसको ओपन कर लें, जब चाहे उसको बंद कर लें, तो आप एक स्विच प्लेस कर सकते हैं। स्विच का यूज आपको सबको पता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं सर्किट कंप्लीट हो जाता है, सर्किट कंप्लीट होने की वजह से करंट फ्लो करने लगता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। जब आप स्विच को ऑफ कर देते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाता है और करंट फ्लो करना बंद कर देता है, यही होता है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द फ्लो ऑफ। Now the second one is it require an electromotive force। उसको एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जरूरत है जो हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन बना के रखेगी, तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता रहेगा कंटिन्यूअसली। ये चीज समझ आ रही है। सो दो कंडीशंस अगर आपसे पूछे तो पहली कंडीशन सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन कौन प्रोवाइड करता है, सेल, बैटरी या जनरेटर। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि कौन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, कौन पोटेंशियल डिफरेंस, एक टर्म आती है पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ बच्चों ने पहले पढ़ा भी होगा, अभी आगे देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। नोट्स में इस वर्ड को अपने पास नोट कर लो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वो फोर्स है जो कि रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। इसको जल्दी से नोट कर लो वर्ड। इलेक्ट्रिक करंट इन फ्रेंड्स ये सब बनाने की नीड नहीं है, ये सब ऑलरेडी नोट्स में है, हम आपस में नोट्स शेयर कर लेंगे। अभी जिनके पास नहीं है हम आपस में नोट्स शेयर करेंगे, ठीक है। What are the two conditions required for the flow of current? Question था, what are the two conditions required for the flow of current? Done? ओके देखो इधर देखना सब लोग, आपको साफ साफ पता है कि कंसंट्रेशन में डिफरेंस आने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए हाई टू लो, ये चीज पता है आपको। लेकिन जो पुराने टाइम के साइंटिस्ट थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन करंट पहले से था, लोगों को करंट के बारे में पहले से पता था। तो साइंटिस्ट का उस टाइम पर ये मानना था कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, कहाँ पर, नेगेटिव। साइंटिस्ट का पहले ये कन्वेंशन था, यहाँ पर एक वर्ड आता है कन्वेंशन।
कन्वेंशन का मतलब होता है ट्रेडिशनल वे, किसी चीज को मानना। तो साइंटिस्ट का मानना ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। बट लेटर ऑन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब हमें इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कवरी हुई, तो साइंटिस्ट रियलाइज दैट इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जो करंट की डायरेक्शन उन्होंने मानी थी उस टाइम पर, उन्होंने उसको बोला कन्वेंशनल करंट। क्या बोला है? उन्होंने बोला कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ मूव करता है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। इस डायरेक्शन ऑफ करंट को कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बोला जाता है। यहाँ पर कन्वेंशन का क्या मतलब है बच्चों? पुरानी सोच, ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग, जो उनका पुराना मानना था वो ये था, ठीक है। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपसे कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन पूछते हैं तो योर आंसर विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक करंट वर्ड देकर पूछते हैं, कौन सा करंट? वो करंट जो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से डेवलप हो रहा है, उस करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी समझ आ रहा है? ठीक है। तो पेपर में आपसे अगर कन्वेंशनल करंट पूछते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट पूछते हैं, योर आंसर विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? सो ये पेपर में पूछ लिया जाता है आपसे, ये अपने पास नोट कर लो, ऊपर मार्जिन में लिख लेना नोट। Okay, which is the best conductor of electricity? Copper भी बोला। Silver is the best conductor of electricity. If it is the best conductor, then why it is not used in the domestic wiring? Because it is expensive. वो थोड़ा महंगा है, इसलिए हम उसको डोमेस्टिक वायरिंग में यूज नहीं करते। ये चीज समझ आ रही? क्लियर है? ठीक है ना? तो हम सेकंड बेस्ट ऑप्शन पर आते हैं, जो कि कॉपर, चीप भी है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है। अभी तक जो भी मैंने आपसे करंट की बात की है उसमें मैंने वायर्स की बात की है। अच्छा, वायर्स जो होती हैं वो मेटल्स की बनी होती है, नॉन मेटल्स? आदित्य, मेटल्स क्या होते हैं? Which lose electrons. Which lose electrons, ठीक है, गुड। Substance having free electrons. सब्सटेंस हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर मतलब प्रॉपर डेफिनेशन तो यही बनेगी, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो वो क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तभी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक करंट बोला गया है। फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला गया है? अगर मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उनको कैसा माना जाता है? इफ आई टॉक अबाउट नॉन मेटल्स हैव डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, तभी तो वो गेन करते हैं, राइट। सो नॉन मेटल्स के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते, और अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहे हैं बच्चों तो इसका मतलब इट इज अ बैड कंडक्टर। ग्रेफाइट नॉन मेटल है। उसी पे ग्रेफाइट जो है हमारे पास, एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा था, ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है और 10th में हमने इसका रीजन भी देखा है। ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या है? गुड कंडक्टर। ऑल्दो ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ गुड कंडक्टर। व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर?
It having three electrons. हमने कार्बन चैप्टर में पढ़ा है इसका आंसर. Because of its structure, it has one free bond. It has one free electron. That is why graphite is considered as a good conductor of electricity. आपने कार्बन पढ़ा है यहाँ पे? कार्बन में हमने डिस्कस किया था डायमंड और ग्रेफाइट को जब हम पढ़ रहे थे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें उसकी एक बॉन्ड फ्री रहती है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, तो इसलिए उसके पास अच्छा कंडक्टर बनने का ये रीजन है. ठीक है, दैट इज व्हाई ग्रेफाइट इज अ एक्सेप्शन. एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब जो हट के शो करे अपने को. ये चीज क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, ये तो हमने सब अभी तक जो बात की है वो सॉलिड मटेरियल्स की बात की है. क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? क्या जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए लिक्विड से? जो आप मुझे मरकरी बोल रहे हो, ठीक है, वो तो एक मेटल हो गया जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ही करेगा. वैसे अगर मैं नॉर्मल वाटर ले लूं तो क्या वो भी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को? वो भी कंडक्ट करता है. क्यों? क्योंकि उस नॉर्मल वाटर के अंदर भी कुछ आयंस होते हैं. ठीक है, आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल्स. वो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो कैटायंस, नेगेटिव है तो सबको बताना है एक बार. वो चार्ज पार्टिकल्स जो नॉर्मल हमारे घरों में पानी आता है, कौन से होते हैं पता है? सुना है नाम? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं. जो हमारे पास घरों में पानी आता है, ड्रिंकिंग वाटर, इसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं. उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं. Ca2+ और Mg2+, उनके ऊपर चार्ज होता है, वो आयंस होते हैं. ठीक है, जो कि हमारे पानी को हार्ड बनाते हैं. हार्ड वाटर. कार्बन में एक टॉपिक था हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर वाला. अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ज्यादा हैं पानी के अंदर तो वो हार्ड वाटर कहलाएगा. अगर कम है तो सॉफ्ट. अगर ये ज्यादा होते हैं तो ये हमारे सोप के साथ, साबुन जो होता है उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और फिर उस सोप का जो वर्किंग है वो खराब हो जाता है. वो सही से झाग नहीं बना पाता, वो सही से स्कम नहीं बना पाता. देखा कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा कि सोप एकदम से वो वाला झाग नहीं दे पा रहा जिसकी आपको आदत थी? कुछ ऐसा हुआ है? फील नहीं आ रहा, मतलब सोप से कुछ ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा होता है ना, तो वो हार्ड वाटर की वजह से होता है. डेट मीन्स आपके घर में जो उस टाइम पर पानी आ रहा है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो उसके लिए उसको सॉफ्ट बनाएंगे. अच्छा, डिटर्जेंट्स में ऐसा कुछ चक्कर नहीं है. डिटर्जेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉशिंग सोडा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वाटर हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो. ये सारी बातें कार्बन में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन वो वाला पार्ट कट है. हाँ, एसिड बेसिस में भी बताया था थोड़ा सा. लेकिन डिटर्जेंट्स में पता क्या दिक्कत है? डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल. हम सोप को रिप्लेस नहीं कर सकते डिटर्जेंट से, क्योंकि सोप बायोडिग्रेडेबल होते हैं. बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नेचर में अपने आप से डिकम्पोज हो जाए. डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल. वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो एज इट इज पड़े रहते हैं. जो पानी फ्लो होता है सीवेज के थ्रू, ये अल्टीमेटली रिवर्स में जाता है, ओशियंस में जाता है ना, और वो ओशियन में रिवर्स में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो उन डिटर्जेंट के पार्टिकल्स को कंज्यूम करते हैं. ठीक है, विच कैन लेड टू देयर डेथ ऑल्सो. ये हम आर एनवायरमेंट में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसी प्रॉब्लम बायो में जो चैप्टर आ रहा है. अभी अपने टॉपिक पर वापस आते हैं. अगर आपको लिक्विड से भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना है तो यू नीड आयंस इन देम. आपको उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? डिस्टिल्ड वाटर. कितने लोगों ने सुना है डिस्टिल्ड वाटर? डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर है, उसमें से सारे आयंस सब कुछ निकाल लिया जाता है. तो हम डिस्टिल्ड वाटर पी सकते हैं क्या? हम डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं पी सकते? हम क्यों उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करते? क्योंकि उसमें से वो एसेंशियल मिनरल्स भी निकाल लिए जाते हैं जिनके हमारी बॉडी को नीड होती है. ठीक है, आपका जो आरओ होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस,
आरओ की फुल फॉर्म पता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। आजकल अल्ट्रावायलेट लाइट भी उसमें आ रही है, रेज आ रही है, वो भी जर्म्स वगैरह को किल करती है। ठीक है, जो आरओ होता है वो उस वाटर को फिल्टर करता है, जर्म्स वगैरह को किल करता है, लेकिन उसके एसेंशियल मिनरल्स को नहीं निकालता, क्योंकि हमारी बॉडी को ज़रूरत है। पानी के अंदर कुछ ऐसे भी एसेंशियल मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को, डिस्टिल्ड वाटर में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम डिस्टिल्ड वाटर कंटिन्यू करेंगे ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे, तो हमारी बॉडी थोड़े टाइम बाद पूरी तरह से बीमार पड़ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई? कोई डाउट है इसमें? जो नॉर्मल टैप वाटर आता है, या कुछ भी आपने वाटर में लेमन भी डाल दिया, या कोई एसिड डाल दिया, HCl डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, कोई बेस डाल दिया, कोई बेस डाल दिया, NaOH डाल दिया, ठीक है। अब एसिड्स किनको बोला था हमने चैप्टर 2 में? जो डिसोशिएट हो जाए और H+ आयंस की हाई कंसंट्रेशन पे, उनको ही बोला था ना। तो H+ आयंस बन रहे हैं, यानी कि अगर आप एसिड को पानी में डालते हो तो कौन सा आयंस बन रहे हैं? तो बेस को डालते हो, दोनों केस में आयंस बन रहे हैं, दोनों केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, तो फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी नीड आयंस। हमें क्या चाहिए? ये चीज़ समझ आ रहा है? तो ये थोड़ा सा मैंने आपसे बेसिक डिस्कस किया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं हाई कंसंट्रेशन से, और उसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए एक तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर फोर्स कैसी होनी चाहिए, जो कि कौन प्रोवाइड करता है? सेल, बैटरी या जनरेटर। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो